ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2 जो है बेटा हमारे पास, द टॉपिक ऑफ दैट ग्रुप इज डबल एंट्री सिस्टम। जी बेटा, स्टार्ट करें बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। My name is Aisha Hafiz, roll number 85043, and our topic of presentation is double entry system. सर अगली स्लाइड जी बेटा, वो मैं कर रहा हूँ, उसमें कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, साथ साथ तो उनको मैं एडमिट कर रहा हूँ। ठीक है सर। इस डबल एंट्री सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले कंटेंट्स है। इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, और डबल एंट्री के लिए हमारे पास सक्सेसिव प्रोसेसेस क्या होते हैं। इसके अलावा इसके रूल्स क्या हैं, इसके हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारा कुछ हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि इसका इंट्रोडक्शन। जब भी हमारे पास कोई भी डिफरेंट बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसका हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट होता है। अब ये जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सबका हमने एक रिकॉर्ड रखना होता है, जिसके लिए जो सबसे मोस्ट वैलिड सिस्टम हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम आता है। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग जो एक या एक से ज्यादा जितनी भी ट्रांजैक्शंस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें एक जो मेन है उसमें आ जाता है डेबिट, और दूसरी एंट्री हमारे पास होती है क्रेडिट। इन दोनों एंट्रीज को जब हम लोग इनको हम लोग इकट्ठा जब इनका रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम की हिस्ट्री में यह है कि सबसे पहले इसके बारे में लोकस स्पेक्युलाई, जो कि एक इटालियन राइटर भी था और मैथमेटिक्स में भी इसका काम है, उसने उसके ऊपर सबसे पहले एक बुक लिखी थी 1494 में। इसमें इसने डिफरेंट इसमें इसने जो है डबल एंट्री सिस्टम के लिए एक साइंटिफिक मेथड बताया था, जो कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक वही वैलिड है, उसी को यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है उसके बाद एक मेन चीज ये है कि जितनी भी हमारी उसके बाद ये है कि हमारे पास जो बिजनेस के बेसिक एलिमेंट्स हैं उसका हमें पता है कि उसमें आ जाता है एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कैपिटल है, एक्सपेंस है और रेवेन्यूज है। इन सब के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस में इन सब के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करते हैं, और इन्हीं का रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम है। जो डबल एंट्री सिस्टम मॉडर्न अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अ डबल एंट्री सिस्टम व्हिच इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास होती है कि एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, और डबल एंट्री सिस्टम में हमारे जितने भी डेबिट्स हैं उनका क्रेडिट्स के इक्वल होना जरूरी है। उसके बाद इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल में हमारे पास ये है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल में हमारे पास है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस सिस्टम लाइज इन एनालाइजिंग द टू चेंजेस इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ द चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि हमारी ट्रांजैक्शन से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे चाहे वो जो डेबिटर्स की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, जो क्रेडिटर्स की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, उन दोनों का रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर हम लोग वो रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से नहीं करते तो हमें जो है वो अपनी सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अगर उनके अंदर कोई भी एरर या कुछ भी होगा तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो फेलियर की तरफ भी जा सकता है। तो ये सारा कुछ जो जितना भी हमारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है उसके लिए जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं वो हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम होता है। उसके बाद जो है इसके कुछ सक्सेसिव प्रोसेसेस होते हैं, उनके बारे में अगली जो मेरी ग्रुप मेंबर है वो बताएगी। नेक्स्ट मेंबर है जी बेटा, सेकंड मेंबर। सर उसका ना डिस्कनेक्ट हो गया तो वो कह रही बस 1 मिनट वेट कर ले। अच्छा चले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नेक्स्ट है इसमें मतलब हमारे पास जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ना वो डिफरेंट स्टेप पे है होता है जी जी, जिसमें उसके स्टेप्स होते हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं कोई भी चीज मतलब है ट्रांजैक्शन, उसके सिंपल रिकॉर्ड करते हैं। लेजर में क्लासिफाई करते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम उसे समराइज करते हैं।
और फाइनल अकाउंट में हम उसकी स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉस्ट स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलती है वो होती है, उसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और कॉस्ट स्टेटमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल है वही बाय मशीनरी RS 50,000। मतलब इसमें डबल एंट्री सिस्टम में ये है कि इसका जो इम्पैक्ट होगा ना वो दोनों जगह, दो साइडों पे होगा। इंक्रीज हो रहा है उसी से। तो आपकी बेटा आवाज काफी कट रही है। सर मेरा आज नेट इशू बहुत ज्यादा आ रहा है, चार दफा कॉल। कोई बात नहीं, करे आप बोले बेटा, कोई बात नहीं। तो एक को डेबिट चेंज बोलते हैं, सेकंड क्रेडिट चेंज होता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। जी बेटा। There are two types of changes that may take place in an account. First, डेबिट चेंज लेफ्ट साइड होती है और डेबिट साइड भी बोलते हैं, और जो राइट साइड पे होती है वो क्रेडिट स्टेट होती है। Either there will be increase or will be decrease. Take example of cash and asset and inflow of cash or outflow of cash. So next slide. जी बेटा। Amount records on left side वो क्रेडिट साइड होगी, जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे होगी वो डेबिट साइड होगी, जो राइट साइड होगी वो क्रेडिट साइड होगी। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज इट्स इफेक्ट मिनिमम ऑफ अकाउंट एंड एवरी चेंज एग्जाम्पल है कि मतलब अब फर्नीचर हमने खरीदा 10,000 का, तो इसका इम्पैक्ट दोनों साइड पे जाएगा। इन फर्नीचर इन ये तो हम उसको करेंगे और क्रेडिट साइड को क्रेडिट साइड में इंक्लूड करेंगे। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है हमारे पास एसेट की फॉर्म में, तो वो क्रेडिट होगा, और कैश डिक्रीज हो रहा है हमारे पास एसेट की फॉर्म में, तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। नीचे डेबिट साइड पे आएगा और कैश क्रेडिट साइड पे आएगा। यस सर, फर्नीचर डेबिट साइड पे आएगा, कैश क्रेडिट। और ये इसके कुछ रूल्स हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस पास करने के किस तरह हम कर सकते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, एसेट, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और ओनर्स इक्विटी। जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट साइड होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट डेबिट साइड, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एसेट और एक्सपेंस का सेम है, क्योंकि डिक्रीज करेंगे तो डेबिट में जाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो डेबिट में जाएंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में जाएंगे। रेवेन्यू, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी का सेम है, ये जब इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट में आएंगे, जब डिक्रीज करेंगे तो डेबिट साइड पे जाएंगे। सही बेटा। नेक्स्ट टॉपिक ये फातिमा अनवर का टॉपिक। जी बेटा, करें फातिमा, आए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Fatima Anwar here. My roll number is 58048 and my topic is advantages of double entry system. Okay, this system increase the accuracy of the accounting through the trial balance device. पहला advantage इसका ये है, इसमें जितनी भी accounting करते हैं accurate होती है, मतलब system हमें accurate accounting दे रहा होता है, और वो हम लोग check भी कर लेते हैं trial balance device जरिए। इसमें हम लोग कि जितनी भी हमारी डेबिट वाली साइड्स हैं और क्रेडिट वाली साइड्स हैं वो इक्वल है। अगर वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, अगर वो इक्वल है तो हमारा जितना भी सिस्टम है अकाउंटिंग का वो सारा प्रॉपर बैलेंस में आ रहा है। अगर इक्वल नहीं आ रही हमारी दोनों साइड्स तो उसमें कोई एरर होगा। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज है कि इसके जरिए ना हमें एक्यूरेट अकाउंटिंग मिलती है। दूसरा आ जाते हैं, इसमें है प्रॉफिट लॉस
profit during the year can be calculated with details. दूसरे में हमें ये एडवांटेज है, जितना भी हमें सारे साल में प्रॉफिट और लॉस होता है ना, वो हम इस सिस्टम की मदद से ना कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका दूसरा एडवांटेज है। हमें पता है हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल होगा तो पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई एक साइड ज्यादा होगी, मतलब डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट कम आ रही है, क्रेडिट ज्यादा आ रही है, डेबिट कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमें लॉस हो रहा है। और तीसरा इसमें है, by following this system the company can keep the accounting records in detail which eventually helps in controlling. इस सिस्टम की मदद से कोई भी कंपनी अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती है। The recorded details can be used for comparison purpose as well. Details for the first year can be compared with the second year. और इसमें दूसरी बात ये आ जाती है, इसके अलावा वो ये भी देख सकते हैं कि कंपनी कितना प्रोग्रेस कर रही है। वो पिछले साल के रिकॉर्ड्स को मौजूदा साल के अकाउंट्स के रिकॉर्ड से कंपेयर कर लेंगे, तो पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसमें है प्रॉफिट, लॉस और फाइनेंशियली कितना बैलेंस हो रही है कंपनी, ये सब कुछ डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हमें पता चल जाता है। ये इसका तीसरा एडवांटेज था। फोर्थ पर आ जाते हैं। अंडर दिस सिस्टम नेसेसरी स्टैटिस्टिक्स आर इजीली अवेलेबल सो दैट मैनेजमेंट कैन एबल टू टेक appropriate decision and run the business eventually. बिजनेस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में डबल एंट्री सिस्टम बहुत हेल्प करता है। ये चौथा एडवांटेज है। जब हम देखते हैं कि हमें मौजूदा साल में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारी सारी अकाउंट्स की डिटेल देखते हुए नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि कोई अगला काम शुरू करना है या पिछला जो है हमें उसको इम्प्रूव करना है। ये इसका चौथा एडवांटेज था कि बिजनेस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हमें डबल एंट्री सिस्टम हेल्प करता है। फिर पांचवें पर आ जाते हैं। द टोटल अमाउंट ऑन बाय द डेबिटर्स एंड द अमाउंट टोटल ऑन टू द क्रेडिटर्स कैन बी एज सर्टेन्ड इजीली। पांचवें में ये होता है कि अगर कोई हमसे पूछ लेता है बताएं डेबिटर्स को कितनी अमाउंट चाहिए और क्रेडिट्स को में कितनी अमाउंट, क्रेडिट अकाउंट में कितनी अमाउंट जा चुकी है, इन सब की डिटेल्स को हम इस डबल एंट्री सिस्टम टेबल की मदद से इजीली बता सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में आ जाता है, अ बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग टुगेदर ऑल द अकाउंट्स रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड देयरबाय द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी असेस्ड। सिक्स एडवांटेज ये है कि इसमें हमें एसेट और लायबिलिटीज के बारे में भी मेंशन होता है। हम लोग इसको देख के भी बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर सिस्टम हमें लायबिलिटीज कम शो कर रहा है तो मतलब हम बिजनेस अच्छी पोजीशन में। अगर हमारी लायबिलिटीज हमारे प्रॉफिट से बहुत ज्यादा होंगी तो इसका मतलब है हम लोग नुकसान में जा रहे हैं। सातवां एडवांटेज इसका ये है, ऑल नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द ट्रांजैक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड क्विकली एंड इजीली। सेवंथ एडवांटेज ये है कि बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, चाहे उनकी सारी डिटेल्स, चाहे वो ट्रांजैक्शंस हैं एसेट्स के बारे में है, लायबिलिटीज के बारे में है, क्रेडिट्स के बारे में, डेबिटर्स के बारे में है, हमें सारी डिटेल्स इजीली मिल जाती हैं डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है। और इसका लास्ट वन और एट्थ एडवांटेज ये है, सेल्स, परचेज ऑफ गुड्स, स्टॉक, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिफरेंट ईयर्स कैन बी कंपेयर्ड एंड द सक्सेस ऑफ फेल्योर ऑफ द बिजनेस मेजर्ड। thereafter causes of failure can be found out and the necessary remedial measures can be taken to ensure success of business. एट्थ एडवांटेज ये है कि जितनी भी चीजें बेच रहे हैं, ले रहे हैं, आपको इनकी लायबिलिटी या कोई लायबिलिटीज अदा करने वाली हैं, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस सब को देखते हुए कंपनी या बिजनेस की सिचुएशन अप डाउन का अंदाजा लगा सकते हैं। आप कंपनी या बिजनेस की जो करंट सिचुएशन है, इन सब चीजों को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर एक बिजनेस फेल हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हैं कि किस वजह से फेल हो रहा है, मतलब फेलियर के रीजन को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं आप डबल एंट्री सिस्टम के जरिए, क्योंकि सब कुछ तो हमें इसमें पता चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है। इन रीजंस को डिटेक्ट करने के बाद आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका डबल एंट्री सिस्टम का। एंड दैट्स इट, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जी बेटा, डिसएडवांटेजेस कौन एक्सप्लेन करेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। My name is Mozma Shahnaz, having roll number 85023. My topic is disadvantages
सर इसकी एडवांटेज के साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप में इसमें बताया गया है कि अंडर दिस सिस्टम इज ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्ड इन बुक्स इन 2 स्टेज। इसमें ट्रांजैक्शन जो है वो बुक्स में 2 स्टेजेस में रिकॉर्ड होती है, एक जनरल और लेजर में, और इसकी 2 ही साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। This result increase the number and size of books of accounts and creation of various complications। सर इसकी वजह से जो है वो अकाउंट्स में नंबर में भी बुक्स इंक्रीज होती हैं और साइज में भी इंक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती हैं। सर इसके सेकंड स्टेप में ये बताया गया कि इट इन्वॉल्व्स टाइम, लेबर एंड मनी, कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम में करने लगेंगे तो इसके लिए हमें टाइम भी देना पड़ेगा और कोई स्पेशल जो बंदा है हमें हायर करना पड़ेगा, और उसको जो हम पर्सन को हायर करेंगे उसको हम पे भी करेंगे, इसलिए इस पे मनी लगेगी। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर स्मॉल कंसर्न टू कीप अकाउंट अंडर दिस सिस्टम। सर इसलिए इसके जो बड़े बिजनेस और ट्रांजेक्शन के लिए हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेस या ट्रांजेक्शन के लिए। थर्ड इसके पॉइंट में ये बताया गया कि इट रिक्वायर्ड एक्सपर्ट नॉलेज टू कीप अकाउंट अंडर दिस सिस्टम, कि जो भी हम कोई पर्सन हायर करेंगे उसके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए सारा इसके बारे में, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। अगर उसे इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो बहुत ज्यादा जो है वो मिस्टेक्स और एरर डिटेक्ट होंगी, और जिसकी वजह से जो है ये डबल एंट्री सिस्टम हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते और एट द एंड हमें लॉस हो जाएगा। एंड में ये बताया गया कि इट इज क्लियर फ्रॉम अबव डिस्कशन, कि हमें तमाम डिस्कशन से ये पता चलता है कि इसकी जो है वो ये डिसएडवांटेज से कम है और इसकी एडवांटेज ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है डबल एंट्री सिस्टम है जो बेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है इन द वर्ल्ड। सर बस यही था जी बेटा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास बेटा? डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की। अगर बेटा कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं इस ग्रुप से तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बेटा, एनी वन ऑफ यू। चलें एक ग्रुप की प्रेजेंटेशन अभी और ले लेते हैं, टाइम हमारे पास अभी शॉर्ट है। जी बेटा जर्नल वाले बैठे हैं? जी सर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आप लोगों से। थोड़ा सा आपने जरा स्पीडली इसको प्रेजेंट करना है, फिर जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी हम उसको एट द एंड डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ग्रुप नंबर 3 जी बेटा चलें स्टार्ट करें। ग्रुप नंबर 8 बेटा जिनका टॉपिक जर्नल से रिलेटेड है। आमना, हुन्ना, अमना बेटा, रुमैसा। जी बेटा कोई है इनमें से बैठा हुआ कि नहीं बैठा? Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। जी बेटा स्टार्ट करें बेटा। My name is Amna Said and my roll number is 85001. आप लोगों को आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एक मिनट बेटा आप वेट करें जरा, फिर आप लोगों का टॉपिक जो है वो थोड़ा मुझे लेंथी भी लग रहा है और आप लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही है। ग्रुप नंबर 7 बेटा जिनका टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड बेटा, बैठे? यस सर। चलें बेटा आप लोग स्टार्ट करें। जी सर। जी बेटा स्टार्ट करें आप लोग, उनको बाद में लेंगे प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में, अब टाइम शॉर्ट है हमारे पास। Myself Ikra Slim and my roll number is 85049. Today my presentation topic is elements of cost. First of all, I will tell you about the definition of cost. The total sum of money required for the production of specific quantity of goods and service is called cost. Next है हमारे पास the meaning of cost. जी जी बेटा। किसी भी स्पेसिफिक पर्पस को हम अचीव करने के लिए जो सेक्रीफाइसेस करते हैं उनको मुख्तलिफ रिसोर्सेज के थ्रू मेजर किया जाता है, उन मेजरमेंट को हम कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट की 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट पे है प्रोडक्ट कॉस्ट और नेक्स्ट है पीरियड कॉस्ट।
जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं प्रोडक्ट के, मतलब प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके दौरान जो अमाउंट खर्च करते हैं उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। और जो पीरियोडिक कॉस्ट होती हैं वो किसी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो हम अमाउंट यूज करते हैं उसको पीरियड कॉस्ट कहते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट वगैरह। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। देयर आर 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट पे हमारे पास मटेरियल, सेकंड वन है लेबर और एक्सपेंसेस। जो मटेरियल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर होती हैं उनको हम मटेरियल कहते हैं। लेबर मतलब एम्प्लॉयज जो होते हैं उनकी जो सैलरीज वगैरह बोनसेस उनको हम लेबर कहते हैं। और एक्सपेंसेस कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इनकी एक्सप्लेनेशन है। मटेरियल 2 तरह के हमारे पास होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल होते हैं और इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं। जो डायरेक्ट मटेरियल होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल मिल्क इज डायरेक्ट मटेरियल ऑफ घी। और अगर हम फॉर मेकिंग डाइज द यूज ऑफ वुड इज डायरेक्ट मटेरियल एंड द यूज ऑफ ग्लू और इज कॉल्ड द यूज ऑफ ग्लू जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। नेक्स्ट हमारे पास है लेबर। Wages and salaries paid to employees involved in manufacturing are known as a labor cost. Labor cost भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती हैं वो it refers to the amount which paid to the workers who are directly engaged in production of good. It varies with the level of output. जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती हैं वो इनडायरेक्टली इंगेज्ड होती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंसेस। All the cost other than the material and labors are termed as a expenses. Direct expenses भी होते हैं और indirect expenses होते हैं। जो direct expenses होते हैं वो incurred होते हैं on particular job और product, for example design cost और power वगैरह। इसके अलावा जो commission वगैरह होते हैं वो भी direct expenses होते हैं। और indirect expenses जो होते हैं वो directly जो होते हैं वो incurred नहीं होते। और इनके एग्जाम्पल में आ जाता है पावर एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेन। नाउ माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज एंड। जी बेटा नेक्स्ट मेंबर। सेकंड ग्रुप मेंबर आए बेटा, टाइम ना वेस्ट करें, हमारे पास टाइम शॉर्ट है बेटा। यस सर। जी जी आए बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर माय नेम इज उस्मा फरीद, माय रोल नंबर इज 8508 जी बेटा 28 एंड हमारा टॉपिक जो है वो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है। जी जी बेटा। जैसे कि इकरा ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि डायरेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्या होती है। नाउ आई विल एक्सप्लेन कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो क्या होती है। सर स्लाइड्स ओपन कर दें काइंडली। बेटा स्लाइड अगली करूं? यस सर। सर आपने मुझे वो शो ही नहीं हो रही थी। अब शो हो रही है? यस सर हो रही हैं। जी बेटा करें। इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करना है आपने? यस सर इधर से। जी करें बेटा स्टार्ट यहाँ से। अगर बेटा नेक्स्ट स्लाइड करनी है तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। स्टार्ट करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मेरी आवाज ना भी आए तो खैर है, आप बोले मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? Indirect cost that must be allocated in order to be assigned to a product or department. इस स्टेटमेंट को समझने के लिए
सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट ओवरव्यू होगा कि इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या लिया जा रहा है। Here the word directly is most important. First of all हम डायरेक्ट को समझेंगे, देन हम इनडायरेक्ट पे आएंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। Here the word directly is most important to understand this statement. How हम किस तरह से समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो है वो इस स्टेटमेंट से किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम जो है हमारे पास एक फैक्ट्री है जहाँ पे हम जो है क्लॉथ की प्रोडक्शन, हमारे पास जो है क्लॉथ जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं क्लॉथ को। तो जो चीज डायरेक्ट क्लॉथ बनाने के लिए जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उसको हम कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, या वो हमारे पास डायरेक्ट उससे रिलेट करी होगी। लेकिन वो वाली चीजें या वो वाली कॉस्ट जो क्लॉथ बनाने के लिए जो है वो हम यूज तो नहीं कर रहे क्लॉथ बनाने के लिए, लेकिन उन क्लॉथ को बनाने के लिए वो हमारे पास जरूरी है, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। इस तरह जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कोई असाइन कर रहे हैं डिपार्टमेंट को या फिर हम प्रोडक्ट को असाइन कर रहे हैं, तो जो चीजें डायरेक्ट रिलेट कर रही होंगी उनको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे, और जो चीजें इनडायरेक्ट मतलब कि वो चीज को बनाने में यूज नहीं हो रही लेकिन बनाने के लिए जो है वो जरूरी है, तो उनको हम इनडायरेक्ट कहेंगे। दिस कैन नॉट बी असाइंड डायरेक्टली टू एनी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब देखें, जैसे कॉस्ट इंक्योर्ड बाय कंप्यूटर मेंटेनेंस एंड सपोर्टिंग ग्रुप, वेजेस पेड टू द सिक्योरिटी स्टाफ, स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि हमने कहा कि हम एक कपड़ा प्रिपेयर करें, तो उस कपड़े को बनाने के लिए जो है सिर्फ हमें वो मटेरियल तो नहीं चाहिए होगा, बाकी हमें हेल्पिंग मटेरियल या जैसे कि हम वेजेस पे करेंगे अपने लेबर्स को, ये सारी चीजें लेबर को अपनी वेजेस पे करेंगे, और कंप्यूटर मेंटेनेंस जो हमारे डाटा को मेंटेन करेगा कि किस तरह से आया, कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितनी चीजें हमने यूज की, वो सारा जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। अच्छा, वो कहता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है उसको जो है हम दो कैटेगरीज में जो है वो लेते हैं, जैसे कि फैसिलिटीज आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीजें आ जाती हैं या एडमिनिस्ट्रेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। Administration is defined as general administration and general expenses such as director is office, हमारे पास डायरेक्टर को ऑफिस है, अकाउंटिंग है, हमारे पास एक अकाउंटेंट होता है जो हमें बताता है कि हमारी जो चीजें हैं वो किस तरह से। सॉरी बेटा आपको बीच में बात काट रहा हूँ, आप जस्ट इसको बोल दें, इसको ज्यादा एक्सप्लेन ना करें, मतलब वो चीजें हमें समझ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है। मेन चीजें बताएं बस। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे पास डायरेक्टर ऑफिस आ जाता है, अकाउंटिंग मतलब अकाउंटेंट आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन जो है वो हमारे पास आ जाता है। अब फैसिलिटीज हमारे पास क्या है कि हमारे पास हम जब कोई चीज असाइन कर रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट या कोई हम प्रोडक्ट असाइन कर रहे हैं, तो वहां पे हम जाहिर सी बात है हम बिल्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे उनको, हम वहां पे सप्लाईज भी उनको जो है उनको देंगे, तो ये वाली चीजें जो हमारी हैं, इक्विपमेंट भी देंगे वहां पे, तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास जो है वो फैसिलिटीज में आ जाती हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। अब वो कहता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट आर यूजली दोज एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस दैट आर यूज्ड बाय मल्टीपल एक्टिविटीज एंड सच कांट बी डायरेक्टली असाइंड टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस, डिलीवरी। इसमें भी वो यही बात कर रहा है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी वही कॉस्ट होती है कि जो डायरेक्ट नहीं रिलेट कर रही होती, इनडायरेक्टली वो रिलेट कर रही होती है उससे, हमारी प्रोडक्ट से, या जैसे कि हमारी सर्विस जो डिलीवरीज होती हैं उनसे इनडायरेक्टली जो वो कर रही होती है। ओके बेटा, इट्स ओके। आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट का सारा टॉपिक था? यस सर। ये भी आपकी स्लाइड है, ये वाली? यस सर। ये जस्ट आप इनके नाम बोल दो, उसके बाद फिर नेक्स्ट मेंबर आए बेटा। हमारे पास सिर्फ 7 मिनट्स रह गए हैं, इसके बाद वीडियो खत्म हो जानी है। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है, सेलिंग आती है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आती है, ऑफिस कॉस्ट, सिक्योरिटी कॉस्ट, शिपिंग एंड पोस्टेज। आगे फार्मूला टू कैलकुलेट द इनडायरेक्ट कॉस्ट।
हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को वो करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवर डायरेक्ट कॉस्ट इज, तो इस तरह से हम जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। सही बेटा, वेरी नाइस। जी बेटा, नेक्स्ट मेंबर। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम My अस्सलाम name is बेटा। Sidra. My number is 85050. My topic is prime cost. Prime cost. Prime cost is also called a flat cost or your first cost. Is a direct cost that company incurs for manufacturing a product. इसमें इंक्लूड होते हैं डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का फार्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। प्राइम कॉस्ट की इंपॉर्टेंस है, ये इम्प्रूव करती है प्रोडक्शन प्रोसेस को और बनाती है इफेक्टिव कॉस्ट। It serve as a base determining and effect pricing the product. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को डिटरमिन किया जाता है एडिंग करने से डायरेक्ट मटेरियल, टोटल डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट एज टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन के एग्जांपल्स हैं, एक कंपनी है जो टेबल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, इस प्रोडक्ट्स में इंक्लूड होते हैं डायरेक्ट मटेरियल। टेबल्स को बनाने के लिए हमें लकड़ी की जरूरत होती है जो कि यूज होती है एज अ डायरेक्ट मटेरियल। इसमें डायरेक्ट लेबर भी यूज होती है, फॉर एग्जांपल कारपेंटर्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं, द कॉस्ट ऑफ नेल्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ वेजेस, बेनिफिट्स होते हैं लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अदर्स इसमें जो होते हैं वो फैक्ट्री यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह। इसका फार्मूला होता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। नेक्स्ट है कन्वेयन कॉस्ट में टोटल डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट मौजूद होती हैं। इनको कंबाइन किया जाता है क्योंकि इसमें लेबर ओवरहेड को कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में। कन्वेयन कॉस्ट का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट को नहीं यूज किया जाता। कन्वेयन कॉस्ट की इंपॉर्टेंस है, कन्वेयन कॉस्ट को यूज किया जाता है मेजर करने के लिए एफिशिएंसीज इन प्रोडक्शन प्रोसेस और आल्सो काउंट द ओवरहेड इन प्रोडक्शन प्रोसेस व्हिच नॉट कैलकुलेटेड इन अ प्राइम कॉस्ट। So my topic is ending. Very nice, beta. Okay जी, any question beta regarding these concepts? These are just basic concepts या definitions कह लें आप इनको कि conversion cost क्या होती है, prime cost क्या होती है, इनके formulas इन्होंने बताया, direct cost क्या होती है, indirect cost क्या होती है। तो बेटा if you want to ask any question, any one of you. No sir. Okay, चलें। अभी बेटा आपके सामने जो मैंने ग्रुप मेंबर्स के मैं ये नेम ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। ओके, इसमें आपने कुछ ग्रुप मेंबर्स के जो टॉपिक्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। ये खाली छोड़े हुए हैं, ग्रुप नंबर 1 2 3 4, इस तरह के टॉपिक्स नहीं लिखे हुए हैं बेटा। व्हाई नॉट? इन ग्रुप्स ने टॉपिक्स क्यों नहीं लिखे हुए? ये ग्रुप नंबर 1 देख लें, मोहसिन है, अब्दुल रहमान है, मोहम्मद यार है, काजिम है, ये ग्रुप। अभी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने टच ही नहीं किए। अगर आपको याद हो जो हमारी पहली क्लासेस थी उसमें मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया था, फाइनेंस क्या होती है, एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है, गोल ऑफ कंपनी क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं। ये बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी और किसी ग्रुप मेंबर ने भी वो टॉपिक अभी तक यहाँ पे नहीं लिखा नजर आ रहा मुझे। सर ये यहाँ लिखा नजर नहीं आ रहा मुझे। वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड इट्स बिहेवियर। जी जी, ग्रुप 1 ने अभी बताया कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड इट्स बिहेवियर। नहीं, इसमें आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड ग्रुप बिहेवियर में क्या एक्सप्लेन करोगे? अब्दुर्रहमान भाई बताएं। सर 1 मिनट। अच्छा, जो मैं बेटा बात करूंगा अगर जरा गौर से सुने, मैं जो पहली मेरी 2-3 क्लासेस थी उसमें से किसी स्टूडेंट ने भी इस टॉपिक को लिखा। ये सभी के लिए बता रहा हूँ आपको आसानी के लिए। अब फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मार्केट्स की हमने 5 किस्म की मार्केट पढ़ी थी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल। ये एक पूरा ग्रुप कर सकते हैं मार्केट्स के ऊपर। एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है, गोल ऑफ अ बिजनेस क्या होता है, एजेंसी प्रॉब्लम कैसे रिमूव की जा सकती है, ये सारे टॉपिक्स बेटा हमने शुरू में स्टार्ट में पढ़े थे। उसके बाद फिर मैंने आपको जर्नल लेजर की तरफ लेके आया था। तो ये टॉपिक किसी ने नहीं लिखा हुआ। एक तो आप ये टॉपिक्स लें, अपने नोट्स वगैरह चेक करें और ये टॉपिक्स चेक करें और ये टॉपिक्स अपने ग्रुप के आगे लिखें, नंबर 1। नंबर 2, अब जो ईद के बाद हमारी क्लासेस होंगी, अब मैं किसी ग्रुप का नाम नहीं कॉल करूंगा, सभी जो ग्रुप है वो अपनी प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक।
और मुझे स्लाइड सेंड कर देंगे ईद के फौरन बाद। आप लोग प्रेजेंटेशन बना लें, किसी का ग्रुप मेंबर का नहीं नाम नहीं कि अब नेक्स्ट क्लास में किसकी प्रेजेंटेशन होगी, कोई नहीं है, मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा। जिन ग्रुप्स की आज प्रेजेंटेशन होगी 3 ग्रुप्स ये फ्री हो गए हैं। अब बाकी जो ग्रुप्स रह गए हैं वो ईद के बाद जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी दोबारा, उसमें मैं किसी भी ग्रुप को रैंडमली कॉल कर सकता हूँ। ग्रुप नंबर 1 बताए, ग्रुप नंबर 4 बताए, ग्रुप नंबर 6 बताए, या 7 जिनकी होगी उनको छोड़ के। तो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स के टॉपिक फाइनल करने के बाद, अभी 1-2 दिन में फाइनल कर ले जिनका भी फाइनल नहीं हुआ, और उसकी स्लाइड्स बना लें। और ईद के बाद जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो मैं आपको ग्रुप के अंदर बता भी दूंगा। तो जब हमारी क्लासेस बेटा स्टार्ट होंगी तो मैं किसी भी ग्रुप को रैंडमली कॉल कर सकता हूँ। कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं होगा जी सर आपने तो मैं बताया नहीं इसलिए हमारी प्रेजेंटेशन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होना है और मैंने प्रेजेंटेशन जो है ये वाइंड अप करनी है बेटा। आप लोग आप पूछें बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। सर अभी जो आपने टॉपिक बोला वो वाला टॉपिक ये बेटा हमने शुरू में पढ़े थे, जो मैंने बोला था फाइनेंशियल एफएम क्या होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, गोल ऑफ कंपनी क्या होता है, एजेंसी प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। बेटा एक दफा आप टॉपिक चेक तो करें, अपने रजिस्टर तो चेक करें। मैंने स्टार्ट ही यहाँ से लिया था, अकाउंटिंग में मैं पढ़ाने आया था, वो अच्छे खासे टॉपिक्स थे, हमने उसको 2-3-4 लेक्चर में पढ़ाया था मैंने आपको। वो उनमें से कौन टॉपिक आप लोगों ने नहीं लिखा? मेन टॉपिक क्या बनेगा सर इसका? मेन टॉपिक अगर हम ये वाला टॉपिक चूज करते हैं तो क्या करें? अगर आप ये टॉपिक चूज करते हैं तो क्या होगा? इसकी मेन हेडिंग जो है टॉपिक की वो क्या बनेगी? जो भी बेटा लेना चाहिए उसमें से वो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। आप फाइनेंशियल मार्केट्स लेना चाहें फाइनेंशियल मार्केट्स ले लो, उसमें 5 टाइप्स हैं, हर बंदे एक टाइप को एक्सप्लेन कर दें फर्दर। अगर किसी ने लेना है किसी और ने उसमें से करना है तो कुछ एक ग्रुप गोल ऑफ कंपनी एजेंसी प्रॉब्लम को कर ले। अगर आपने सारे लेना सारा ले लें, तभी कोई इशू नहीं। पहले आप अपने रजिस्टर्स पे चेक करें उसकी लेंथ क्या है, उसके बाद आप डिसाइड करें। तो बेटा ये हमारी वीडियो एंड हो रही है। आप नेक्स्ट क्लास के अंदर जब नेक्स्ट आप आएंगे ग्रुप में मुझसे शेयर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने सभी ने अपनी स्लाइड्स बना के लेके आनी है। जिनका भी टॉपिक चूज नहीं हो फाइनलाइज करें आजकल के अंदर। ठीक हो गया? और वो स्लाइड्स आप मुझे मैसेज कर दें या मेल कर दें, व्हाट्सएप के ऊपर कर दें, और वो मैं यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड करके उसके 1 बाय 1 ओपन कर दूंगा जैसे मैंने आज ओपन किया। चलें बेटा पूछिए, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटा इसके अलावा। चले बेटा, ओके देन, अल्लाह हाफिज एंड और एडवांस ईद मुबारक बेटा सबको। सर आपको भी मुबारक सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह मुबारक।